सो वेरी इम्पोर्टेंट दिस वीडियो इज़ बिकॉज आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ आपको टीडीएस और टीसीएस के जो बदलाव हैं जो आपके 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो रहे हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 हमारा लग चुका है और हम 25-26 में एंट्री ले चुके हैं। तो हमें 25-26 में जो भी नई चीज़ें एप्लीकेबल हो रही है उस पर डिस्कशन करना। और आज की क्लास में मैं आपको ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं और आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं टीडीएस या टीसीएस की कंप्लायंस रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन किन रूल्स में बदलाव हो रहा है और क्या क्या नए रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं और किन किन रूल्स को गवर्नमेंट जो है वो रिमूव कर रही है। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली वो टीडीएस और टीसीएस की जो चेंजेस हैं कंप्लायंस में, जो बिजनेसेस और इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होती है, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सरकार ने मेनली जो चेंजेस किए हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए टीडीएस और टीसीएस के, उनमें 3 चेंजेस हैं जिन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो चेंजेस हैं कि कई सारे जो सेक्शन हैं उनमें थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाया है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है? वो लिमिट जहां जिससे ज़्यादा आप पेमेंट करते हो तो टीडीएस या टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट को काफ़ी सारे सेक्शन में बढ़ाया गया है और कुछ सेक्शन सरकार ने रिमूव भी किए हैं, जैसे टीसीएस का के कुछ सेक्शन रिमूव किए हैं जिन पे पहले टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होती थी, अब वो टीसीएस उन सेक्शंस पर नहीं एप्लीकेबल होगा। और कुछ नए प्रोविजंस या नए सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि स्ट्रीमलाइन कर सके कंप्लायंस को और टैक्सेशन प्रोसेस को स्मूथ किया जा सके। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से ऐसे जो प्रोविजंस हैं जिनमें थ्रेशोल्ड लिमिट को इनहेंस किया या बढ़ाया गया है और जो इफेक्टिव होगी 1 अप्रैल 2025 से, जिसमें अभी आप आज ये जो वीडियो में 18 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अब हमें इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए टीडीएस और टीसीएस की कंप्लायंस को अपनी बुक्स में करना है। ऑलराइट, तो चलिए पहले हम टीडीएस के वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स पर बात करते हैं जिनमें बदलाव हुआ है। सबसे पहले बात करते थे, आप समझिएगा 1 अप्रैल 2025 से पहले सेक्शन 193 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी पर जब आपको ब्याज मिलता था उस पर टीडीएस डिडक्ट होता था, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी, उसमें हर हाल में टीडीएस कटता था। अब 1 अप्रैल 2025 से सेक्शन 193 के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10,000 रुपए से ज्यादा होगा तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी, 10,000 से कम पर टीडीएस नहीं कटेगा। ये पहला थ्रेशोल्ड लिमिट में इंक्रीमेंट आप देख सकते हो, यहां पर इंक्रीज किया गया। दूसरा बड़ा बदलाव है और यह बदलाव आम आदमी पे भी कहीं ना कहीं लागू हो रहा है, सेक्शन 194A का इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। आप ये मान के चलिए ये आपका इंटरेस्ट होगा बैंक डिपॉजिट्स एफडी-आरडी के ऊपर, आपको जो ब्याज मिलता है उस पे। उसके अलावा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई आपका अकाउंट है और उसके अलावा आपका कोई पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस में अगर आपका कोई अकाउंट है, तो ऐसे केस में आपको जो ब्याज मिल रहा है एफडी और आरडी पर, पहले क्या होता था सीनियर सिटीजन के केस में ब्याज 50,000 रुपए से ज्यादा होता था तो 10% टीडीएस करता था। अब उस लिमिट को बढ़ा दिया गया और 1 लाख कर दिया गया, यानी 1 लाख रुपए से ऊपर के ब्याज पर टीडीएस कटेगा। पूरे साल भर का कम्युलेटिव ब्याज, मतलब आपकी मान लो अलग अलग बैंकों में एफडियां हैं और आपकी सारी एफडीओ का मिलाकर ब्याज कितना बन रहा है, 1 लाख से ऊपर बन रहा है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा, 1 लाख से नीचे पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं जस्ट डबल कर दिए लिमिट सीनियर सिटीजन के केस में। नॉर्मल सिटीजन को भी इसका बेनिफिट दिया गया है। नॉर्मल सिटीजन के केस में ये जो लिमिट थी पहले 40,000 की थी, अब इसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया, याद रखिएगा। तो पहले 40,000 से ऊपर पे ब्याज कटता था, ब्याज पर टीडीएस करता था, अब 50,000 रुपए से ऊपर के ब्याज पर टीडीएस कटेगा। याद रखिएगा ये ब्याज आपको किसी भी नेशनलाइज बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है। टीडीएस डिडक्शन की लिमिट को इंक्रीज किया गया है अंडर सेक्शन 194A के अंतर्गत, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर देन सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉजिट एज वेल एज पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ऑलराइट, तो ये एक और बड़ा बदलाव है। और इनके अलावा अगर आपको कोई भी ब्याज मिलता है, देखिए ऊपर बताई गई दोनों के अलावा, जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है तो 10,000 की लिमिट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख की लिमिट है, और अदर के केस में, नॉर्मल सिटीजन के केस में, 60 साल से कम उम्र के सिटीजन के केस में 50,000 की लिमिट है। और अगर 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 कोई भी अन्य प्रकार का ब्याज है, पहले ये 5,000 की लिमिट थी, अब ये 10,000 की लिमिट कर दी। यानी ब्याज के केस में चाहे वो अगर अदर देन बैंक डिपॉजिट से या अदर देन सिक्योरिटी है,
तो सिक्योरिटी के केस में भी 10,000 है, अदर देन सिक्योरिटी के केस में भी 10,000 है, बैंक डिपॉजिट्स को छोड़ के, याद रखिएगा। डिविडेंड के केस में भी याद रखिएगा, सेक्शन 194 आपका डिविडेंड के केस में भारतीय शेयर होल्डर को पहले 5,000 रुपए से ज्यादा के डिविडेंड मिलता था एन्युअली, पर एनम लिमिट है ये, तो टीडीएस कट के आता था। अब आप समझिए 10,000 से ऊपर पे टीडीएस कट के आएगा। तो थ्रेशोल्ड लिमिट में जो बदलाव हुआ है और थ्रेशोल्ड लिमिट को जो इनहेंस किया गया है, इन सारे सेक्शन में इनहेंस किया गया है, याद रखिएगा। अगर ये सेक्शन आपके बिजनेस में एप्लीकेबल होते हैं तो आपको लिमिट का ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको टीडीएस कब काटना है। ऑलराइट, और अगर आपको इन सेक्शन में कोई इनकम मिल भी रही है तो आपको याद रखना, ऐसी इनकम को जब आप अपने आईटीआर में डिक्लेयर करोगे तो आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस इनकम को आपको नेट से ग्रॉस बनाने की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला आपको पता हो, अदर सोर्सेज की इनकम में जैसे ब्याज की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, या कोई कैजुअल इनकम होगी जिन पे टीडीएस कट के आता है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमारे बैंक में तो टोटल रिसीव्ड अमाउंट दिखता है, तो हमें उसे ग्रॉसिंग अप करना पड़ता है, मतलब टीडीएस को वापस से ऐड बैक करना पड़ता है। तो आपको ये थ्रेशोल्ड लिमिट अगर याद है तो फिर आप इजीली ये डिटरमाइन कर पाओगे या फाइंड आउट कर पाओगे कि आपका उस अमाउंट पर टीडीएस कट के आया या वो नेट अमाउंट आया आपको। ऑलराइट, क्योंकि बैंक की पासबुक में जब आप वो एंट्री देखोगे तो वो पासबुक से आपको नहीं पता चलने वाला है कि उस पर टीडीएस कटा या नहीं कटा, या फिर आप अपना 26A देखोगे, फॉर्म AIS देखोगे, TIS देखोगे, तो उस केस में आपको पता चलेगा। अन्यथा आप अगर थ्रेशोल्ड लिमिट का आपको आइडिया है तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि दैट अमाउंट इज नेट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट। ऑलराइट, और इसके अलावा सेक्शन 194K के अंतर्गत म्यूचुअल फंड यूनिट्स के केस में अगर आपको कोई भी इनकम होती है तो पहले 5,000 की लिमिट थी, अब इसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। सेक्शन 194B के अंतर्गत अगर आप कोई भी लॉटरी जीतते हो, क्रॉसवर्ड पजल जीतते हो, पहले पूरे साल भर की एग्रीगेट लिमिट 10,000 थी, अब इंडिविजुअल सिंगल ट्रांजेक्शन की लिमिट 10,000 कर दी। यानी आप टुकड़ों टुकड़ों में अगर 10,000 से छोटा छोटा अमाउंट जीतते हो तो टीडीएस नहीं कटेगा। एक अमाउंट या एक पर्टिकुलर इनकम आपकी 10,000 से ज्यादा होगी, एक सिंगल ट्रांजैक्शन 10,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा। पहले ये 10,000 की लिमिट एग्रीगेट थी, पूरे साल भर की थी, याद रखिएगा। सेम इन द केस ऑफ 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, उस केस में भी अब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पर 10,000 की लिमिट कर दी गई है। ऑलराइट, सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन, अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर हैं, आपको इंश्योरेंस कमीशन पहले 15,000 रुपए मिलता था, टीडीएस कट के आता था, अब इस केस में आपको 20,000 से ऊपर के कमीशन पर टीडीएस कट के आएगा। दिस इज एनुअल लिमिट। सेक्शन 194G इनकम बाय वे ऑफ कमीशन, प्राइस एक्सेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, अगर आपने कोई लॉटरी टिकट्स बेचने पर कमीशन मिला है, पहले ये 15,000 रुपए की लिमिट थी टीडीएस की डिडक्शन की, अब इसको 20,000 कर दिया गया है। सेक्शन 194H कमीशन या ब्रोकरेज, किसी भी प्रकार का कोई कमीशन या ब्रोकरेज पहले 15,000 से ऊपर कोई देता आपको तो टीडीएस करता था, अब 20,000 से ऊपर पे टीडीएस कटेगा। तो ये सारी की सारी जो लिमिट्स हैं आप देख सकते हैं, इनको इंक्रीज किया गया, थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। ये वो लिमिट होती है जिससे ऊपर अगर कोई पेमेंट आपको करता है तो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा, इससे नीचे के पेमेंट पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। सेक्शन 194I रेंट, अब देखिए रेंट के केस में बहुत जबरदस्त बदलाव हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। पहले क्या होता था, पूरे फाइनेंशियल ईयर की लिमिट होती थी 2,40,000, यानी इसको अगर आप डिवाइड करो 12 से तो आपकी मंथली लिमिट लगभग 20,000 रुपए आती थी, यानी 20,000 रुपए से ऊपर के रेंट पर आपकी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती थी। अब आप याद रखिएगा, एनुअल लिमिट को कर दिया इन्होंने खत्म, अब मंथली लिमिट डाल दी। 50,000 से सिंगल ज्यादा पेमेंट आप मंथ का करते हो रेंट का, 50,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हो रेंट का, तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी रेंट के ऊपर अंडर सेक्शन 194I, याद रखिएगा। अब ये सेक्शन किन पे एप्लीकेबल होता है, ऑडिटेड एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो 44AB के अंतर्गत जो ऑडिट में आते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। 50,000 रुपए से ज्यादा के रेंट अगर आप चुकाते हो पर मंथ तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब एक चीज और समझिएगा, ये आपने पर मंथ के हिसाब से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देते हो अगर 12 से, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार 6 लाख रुपए तक तो अब रेंट पे टीडीएस नहीं कटेगा, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। बिकॉज आप समझिए, आप रेंट 2-2 महीने में चुकाते हैं, कितने, और आपने हर 2 महीने में रेंट चुकाना है 60,000 रुपए, 30,000 रुपए पर मंथ का, तो आपने एक महीना तो चुकाया ही नहीं, अगले महीने मतलब दूसरे महीने आपने कितना चुकाया, 60,000, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये 50,000 से क्या है, ज्यादा है। जबकि रेंट आपका अगर यूं देखेंगे तो अगर आप 2-2 महीने में 60,000 चुका रहे हो तो पूरे साल भर का कितना होना है, 30,000 इंटू 12 बराबर 3,60,000 ही होना है। तो ये जो 6 लाख रुपए जो भी जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं या
जो लोग भी ये इंटरप्रेट कर रहे हैं, या आपने ये भी देखा होगा कि अखबारों में या सोशल मीडिया में आपको ये, जब आप ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो ये देखने को मिला कि यार अब तो रेंट पर टीडीएस नहीं कटेगा 6 लाख रुपए तक के रेंट पे, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है। सिंगल मंथ में अगर आप 50,000 से ज्यादा का पेमेंट करोगे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी, भले ही वो 50,000 से ज्यादा का पेमेंट 5 महीने का रेंट था, तो 50,000 से ज्यादा का पेमेंट अगर आप रेंट का किया है सिंगल मंथ में तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी अंडर सेक्शन 194I। दिस इज द मेजर चेंजेस जो लगभग ऑलमोस्ट हर उस व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है जो रेंटेड प्रीमाइसेस में बिजनेस कर रहा है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम सेक्शन 194J। दिस इज द फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। पहले ये 30,000 रुपए की लिमिट थी सिंगल ट्रांजेक्शन की, अब 50,000 की लिमिट कर 50,000 से ऊपर का अगर आप कोई प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल फीस चुका रहे हो तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है, अन्यथा टीडीएस आपको नहीं काटना है। अगला एक सेक्शन है 194LA, इनकम बाय वे ऑफ इनहेंस्ड कंपनसेशन। आपको कोई कंपनसेशन 2.5 लाख रुपए तक मिलता था, टीडीएस कट के आता था, अब 5 लाख रुपए लिमिट कर दी। 5 लाख रुपए तक के कॉम्पनसेशन पर आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा, उससे ऊपर टीडीएस कट के आएगा। सो ये थे मेजर अपडेट अबाउट द इनहेंस्ड थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द टीडीएस फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो मैंने आपको बोला ना, 3 मेजर चेंजेस हैं इस साल टीडीएस और टीसीएस के कंप्लायंसेस में। पहला है कुछ सेक्शन में लिमिट को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, तो ये वो सारे सेक्शन है जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, कुछ सेक्शन टीसीएस के हटा भी दिए गए। देखिए टीडीएस और टीसीएस में आप लोग, वैसे तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो टीडीएस टीसीएस की कंप्लायंसेस करते हैं, न्यू कमर्स अगर आप हैं और आपने टीडीएस टीसीएस के बेसिक्स प्रोविजन भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है कि टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। जिन लोगों को टीडीएस टीसीएस की जानकारी है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता देता हूं। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस एक मैकेनिज्म बनाया है जहां पर एक व्यक्ति जो पेमेंट करता है, इसे कहते हैं डिडक्टर। किसी भी वस्तु, किसी भी चीज के लिए जब वो पेमेंट करता है एक दूसरे व्यक्ति को, उसे कहते हैं, जिसको आप वो पेमेंट कर रहा है उसे डिडक्टी। तो जैसे मान लो मैं डिडक्टर हूं, मैं किराए पर मैंने कोई प्रीमाइसेस ले रखी, मेरा शोरूम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, और मैंने लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है, तो मैं डिडक्टर कहलाऊंगा, लैंडलॉर्ड डिडक्टी कहलाएगा, और मैं जो पेमेंट करूंगा उसमें से एक निश्चित अमाउंट काट के गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचा दूंगा और बोलूंगा कि ये टैक्स इस बंदे का है, मैंने काटा है। ये जो मैकेनिज्म है ये टीडीएस कहलाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दी है जो पेमेंट कर रहा है, उसको ये बोला है कि भाई तेरे को पूरा पैसा नहीं, तो सामने वाली पार्टी को पेमेंट करना है, उसमें से टैक्स का पैसा उसके नाम से आपको हमें देना है। तो आपको क्या करना है, आपको खाली क्या करना है, जैसे आप अगर रेंट चुका रहे हो 1 लाख, तो आपको 1 लाख में से सामने वाले को 90,000 ही देने, 10,000 रुपए काट के सरकार को देने और बोलना है कि ये उस व्यक्ति के काटे हैं, तो गवर्नमेंट को पता रहेगा कि उस व्यक्ति की 1 लाख रुपए की रेंटल इनकम। तो ये मैकेनिज्म कहलाता है टीडीएस। टीसीएस जस्ट उल्टा है, विपरीत है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसमें क्या होता है, जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति होता है, जैसे मान लो ये मिस्टर ए है और ये पेमेंट कर रहा है बी को, तो बी जो है वो ए से एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा कि भैया जो भी रेट होगी उसकी, कि ये आपको एक्स्ट्रा देना है, इसे कहते हैं टीसीएस। और वो एक्स्ट्रा लेके टीसीएस गवर्नमेंट को चुका देगा टैक्स के रूप में, और ये बोलेगा कि ये टैक्स मैंने उस व्यक्ति से वसूला है। तो टीसीएस इज अ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, याद रखिएगा। ये बंदा एक्स्ट्रा कलेक्ट करेगा। जैसे जीएसटी का मैकेनिज्म क्या होता है, जब आप कोई 100 रुपए की वस्तु बेचते हो, मान लो उसके ऊपर 12% जीएसटी है, तो आप सामने वाले से कितना पैसा लेते हो? 112 रुपए लेते हो, 12 रुपए एक्स्ट्रा लेके गवर्नमेंट को चुका रहे हो। उसी तरह से टीसीएस है, आप एक्स्ट्रा पैसा लोगे, सामने वाले से कलेक्ट करोगे और वो गवर्नमेंट को चुकाओगे। लेकिन टीसीएस कोई एक समझिए, टीसीएस आपने जिससे एक्स्ट्रा लिया है उसको वापस उस टीसीएस की क्रेडिट मिल जाती है, मतलब उसका सरकार के पास ऑलरेडी टैक्स जमा हो जाता है, और वो जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तब उस टैक्स की वो क्या ले लेता है? क्रेडिट क्लेम कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड टीसीएस। ऑलराइट, तो टीडीएस और टीसीएस 2 महत्वपूर्ण मैकेनिज्म होते हैं, और ये एक तरह से और कुछ नहीं है, ये एडवांस में उस व्यक्ति का इनकम टैक्स है जो सामने वाला व्यक्ति लेके सरकार को दे रहा है। ऑलराइट, तो इनकम टैक्स देखिए 3 प्रकार से हम चुकाते हैं सरकार को। पहला होता है टीडीएस टीसीएस, दूसरा होता है एडवांस टैक्स, और तीसरा होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो इनकम टैक्स चुकाने के 3 तरीके होते हैं, तो ये इनकम टैक्स चुकाने के तरीके हैं टीडीएस और टीसीएस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं जो बदलाव हुआ है टीसीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट में। जो बदलाव हुए हैं वो देखिए,
टीसीएस में 3 मेजर अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने बताने वाला हूं। अभी मैंने आपको बता दिया टीसीएस क्या है। अब आप समझिए, टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होती थी फॉरेन रेमिटेंस पे, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत, LRS स्कीम के अंतर्गत। अगर कोई व्यक्ति फॉरेन टूर पैकेज बुक कराता था, फॉरेन में जा रहा है तो उसको ऑब्वियस सी बात है पेमेंट करना पड़ेगा इंटरनेशनल करेंसी में। तो ऐसे केस में पहले लिमिट जो थी वो 7 लाख की थी, अब इस लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो LRS स्कीम के अंतर्गत फॉरेन रेमिटेंस, अगर आप विदेश में पैसा भेजते हो, उस पर टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होती थी, जो 7 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख कर दी गई लिमिट। दूसरा, इसमें अगर आप विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो और आपने एजुकेशनल लोन लिया था, तो अब इसमें टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी को हटा दिया, याद रखिएगा। टीसीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम फॉर एजुकेशन इफ फाइनेंस्ड थ्रू एजुकेशनल लोन। अगर आप विदेश में पढ़ने जा रहे हैं और उस पढ़ाई का पैसा आप भारत में किसी नेशनलाइज्ड बैंक से क्या ले रहे हो, लोन ले रहे हो, और वहां की यूनिवर्सिटियों को वो पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हो पढ़ाई के लिए, तो वो सेक्शन एप्लीकेबल होता था, सेक्शन 206C/1G। इसको गवर्नमेंट ने हटा दिया। अब आपके इस केस में टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो अब देखिए आप टीसीएस में क्या क्या बदलाव है। पहला बदलाव जो है वो, अगर आप ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के लिए, विदेश यात्रा के लिए अगर फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो 7 लाख की बजाय 10 लाख की लिमिट कर दी गई है। और अगर आप एजुकेशनल पर्पस से पैसा विदेश में भेजते हैं एजुकेशन लोन लेकर, तो पहले 7 लाख की लिमिट थी, अब इसको हटा दिया गया। इस पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 206C/1G। और एक और बड़ा बदलाव है, ये बदलाव बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते थे पहले कि सर 50 लाख रुपए से ऊपर का अगर हम किसी भी पार्टी से, सिंगल पार्टी से माल खरीदते थे, देखिए अगर आपने किसी पार्टी से 50 लाख रुपए से माल खरीदा तो उसके लिए तो एक सिंगल पार्टी को 50 लाख से ऊपर का माल बेचना हुआ। तो 50 लाख से ऊपर का माल अगर आप खरीदते हो किसी पार्टी से तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। पेमेंट करते वक्त हम क्या काटते हैं, टीडीएस काटते हैं। और सामने वाले के लिए ये सेक्शन था टीसीएस के अंदर एप्लीकेबल होता था, 206C/1H। उसके अंतर्गत सामने वाला आपसे टीसीएस की वसूली करता था, मतलब पेमेंट करने वाला टीडीएस काटेगा, बेचने वाला टीसीएस। तो एक ही ट्रांजैक्शन पे दोनों तरीके के टैक्स एप्लीकेबल हो रहे थे। इसको गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया। 50 लाख रुपए से ऊपर का माल अगर आप किसी सिंगल पार्टी को अब बेचते हो, आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सामने वाला आपको पेमेंट करते वक्त टीडीएस जरूर काटेगा, याद रखिएगा। ये सेक्शन हटा दिया। तो ये 2-3 बड़े बदलाव है टीसीएस के केस में जो आपको ध्यान में रखना है। अब ये देखिए, ये मैंने आपको टीसीएस के जो चेंजेस है उस पर डिस्कस किया। अब जो तीसरा पार्ट है इस क्लास का, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोविजन। तो आप सबको मैं बता दूं, भारत में 1 अप्रैल 2025 से सेक्शन 194T एप्लीकेबल हो रहा है, टीडीएस ऑन पार्टनर्स रेमुनरेशन। याद रखिएगा, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो आपको, या फिर आप एक एलएलपी है तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन को पढ़ना। इसकी ऑलरेडी मैं 3-4 महीने पहले वीडियो बना चुका हूं। आपको कॉमर्स हब के यूट्यूब चैनल पर सेक्शन 194T की वीडियो मिल जाएगी डिटेल में। ऑलराइट, तो बजट 2024 में ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन अभी एप्लीकेबल हुआ ये 1 अप्रैल 2025 से। याद रखिएगा, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा अगर कोई रेमुनरेशन दिया जाता है, जैसे आप उनको सैलरी दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो या कमीशन दे रहे हो, तो आप याद रखिएगा 20,000 रुपए से ज्यादा अगर आप उनको पेमेंट करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में, 10% टीडीएस काट के पेमेंट करना है अंडर सेक्शन 194T। याद रखिएगा, ये न्यू सेक्शन है जो टीडीएस में इंट्रोड्यूस हुआ है 1 अप्रैल 2025 से। याद रखिएगा। अब आप समझिए, हम अभी जो बात कर रहे थे टीसीएस की रिमूवल की ऑन सेल ऑफ गुड्स, पहले क्या होता था, सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता था सेक्शन 206C/1H के अंतर्गत। जब वो किसी एक ही पार्टी को 50 लाख रुपए सालाना से ज्यादा की सेल करता था, तो 50 लाख क्रॉस होते ही उसको टीसीएस कलेक्ट करना होता था और गवर्नमेंट को देना होता था। और ये जो सेम कंप्लायंस है, ये सेक्शन 194Q के अंतर्गत आते हैं, जहां पर सामने वाला जो परचेज करता है वो पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटता है। तो एक ही ट्रांजैक्शन पे 206C टीसीएस भी एप्लीकेबल हो रहा था और 294Q टीडीएस भी एप्लीकेबल हो रहा था। गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को हटा दिया है। अब 206C/1H 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल नहीं है। अब सिर्फ बायर को पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटना होगा अगर 50 लाख से ऊपर का गुड्स बायर किसी एक पार्टी से क्या खरीदता है, क्या करता है, खरीदता है। तो पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटना अंडर सेक्शन 194Q के अंतर्गत।
ऑलराइट, समझ में आया? अच्छा, दो और सेक्शन है जिनको हटा दिया गया है, सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA। ये दोनों क्या होते थे? इनमें यह था कि किसी भी इंडिविजुअल, सरकार ने ये नियम बना रखे थे कि अगर सामने वाला व्यक्ति जिसको आप पेमेंट कर रहे हो या जिससे आपको TDS या TCS की एप्लीकेबिलिटी हो रही है, अगर वो व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता है, याद रखिएगा, अगर वो व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता है तो आपको हायर रेट से TDS और TCS काटना होता था अंडर सेक्शन 206 AB और 206 CCA के अंतर्गत। नॉन फाइलर जो अपने रिटर्न्स टाइम पे नहीं भरता था, अब 1 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट ने दोनों सेक्शन को रिमूव कर दिया, याद रखिएगा। अब ये दोनों सेक्शन रिमूव कर दिए, मतलब आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आपको ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है अब कि सामने वाले ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा या नहीं भरा। आपको कोई हायर रेट से TCS या TDS एप्लीकेबल नहीं करने, जो रनिंग रेट से उससे ही TDS और TCS एप्लीकेबल करने हैं। तो ये एक और मेजर अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिंप्लीफाई किए हैं कंप्लायंसेस को, कुछ बर्डन और कुछ एक्स्ट्रा जो बर्डन्स बिजनेसेस पे थे उनको रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। तो आपको अब ये नहीं पूछना है सामने वाले से कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरे या नहीं भरे, आपको जो रेट्स एप्लीकेबल है उससे ही TDS और TCS की आपको डिडक्शन करनी है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बदलाव हुआ TCS की रेट में, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 206C(1) के अंतर्गत, याद रखिएगा, जो टिम्बर है, टिम्बर जानते हो ना, प्लाईवुड बनता है जिससे, तो टिम्बर की जो लकड़ी है एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अनुसार जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस बताए गए हैं, अदर देन तेंदू लीव्स, तेंदू पत्तों को छोड़कर, मतलब टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन तेंदू लीव्स के केस में आप समझिएगा, पहले 2.5% की TCS की लिमिट थी, अब उसको घटाकर 2% कर दिया गया है। यानी ये 2.5% की अब कितना हो गया? 2% हो गया। ये एक बदलाव है TCS की रेट के अंदर, याद रखिएगा। सो ओवरऑल अगर हम इस आज की इस वीडियो की जो कंक्लूजन पर आए हैं, तो TDS और TCS एक मैंडेटरी प्रोविजन होते हैं बिजनेसेस के अंदर, जिनसे आपको कंप्लायंस करनी होती समय पे, और अगर आप इनको कंप्लायंस करने से आप कहीं ना कहीं चूकते हैं तो आपको हैवी पेनल्टी और इंटरेस्ट भरना पड़ता है। और इसका नॉलेज हर उस बिजनेसमैन को होना चाहिए जो बिजनेस कर रहा है और जिसके बिजनेस में लेन देन होते हैं और जिन पे TDS और TCS के प्रोविजन कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होते हैं। आप सबको यह भी बता दूं कि बिना TDS और TCS की नॉलेज के या बिना GST के, देखिए TDS, TCS और GST ये मैंडेटरी है अगर आपको कल को करियर बनाना है अकाउंट्स फील्ड के अंदर, क्योंकि इनके बिना तो आप कैसे ही अकाउंटेंट बन पाओगे, कैसे ही बड़े बन पाओगे, इम्पॉसिबल है। सो इस वजह से इनकी रेगुलर अपडेट्स आप जरूर चेक करते रहें और जो भी नया आए उसको ध्यान में रखें और इनको सीखते रहें। और अगर आप इनको नहीं सीखते हैं तो फिर भूल जाइए कि आप अकाउंट्स में कभी एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आई होप, और ऐसे ही वीडियो जो अपडेट से रिलेटेड है मैं टाइम टू टाइम लेके आऊंगा। धन्यवाद।